ओके, परसों दो सवाल दिए थे होमवर्क में, उनमें कुछ हजरात को मसाइल आ रहे हैं, तो उनको पहले डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि न्यू बॉर्न को आपने फिजिकल चेंज में डालना है। साथ वाले से कहें यू आर ऑलरेडी वेरी ओल्ड, इसलिए ऊपर देखो जरा। तो न्यू बॉर्न को आपने कहां डालना है? फिजिकल चेंज में, और उसके बाद उसकी अपनी फिजिकल और प्राइस चेंज वो अलग से रिकॉर्ड होती है। सो दैट इज एन इंडिपेंडेंट डिस्कशन। अच्छा, अब सवाल एक होमवर्क में आपको दिया था परसों पेज 582 के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ था 584 पे अच्छा ठीक है, ये वाला वो दूसरा वाला है। पेज नंबर 600, नवाबपुर फार्मिंग ओन द डेयरी हर्ड। ओन द डेयरी हर्ड या परचेज्ड, बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई हैं क्लास में। परचेज्ड है, कल भी मैंने आप लोगों को मना किया था बातें ना करें। नवाबपुर फार्मिंग लिमिटेड ओन द डेयरी हर्ड या परचेज्ड? ओन्ड। ऑन 1 जनवरी 2002 द हर्ड हैड या परचेज्ड? द हर्ड हैड 100 एनिमल्स that were 2 years old and the herd had 50 newly born calves. अब प्लीज आपने ये एज्यूम नहीं करना था कि ये जो, जल्दी करें आप सेटिंग जो भी करवानी, अब आपने ये एज्यूम नहीं करना था कि ये 50 न्यू बॉर्न काव्स 1 जनवरी को ही बॉर्न हुई हैं। इस तरह नहीं करना था कि 1 जनवरी को ही बॉर्न हुई हैं। लफ्ज पढ़ें, ऑन 1 जनवरी द हर्ड हैड, इसके पास थी मौजूद 100 एनिमल 2 साल वाले और 50 एनिमल न्यू बॉर्न वाले। अब ये मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट 2 साल के उसी दिन हो गए होंगे, कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। और ये जो न्यू बॉर्न है, ये जो न्यू बॉर्न है, ये न्यू बॉर्न, ये आप एज्यूम नहीं करेंगे कि ये 1 जनवरी को बॉर्न हुए हैं। हैड हैं, पड़े में हैं, इसका मतलब है शायद पिछले साल 31 दिसंबर को पैदा हो गए थे, शायद 29 को पैदा हो गए थे, शायद 30 को पैदा हो गए थे। इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर इनको ओपनिंग में लिया है, ना कि इनको न्यू बॉर्न में लिया है। इसको किस में लिया गया? ओपनिंग में। सो इफ यू कम ऑन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपको ये ओपनिंग जो फेयर वैल्यू है ना, इसके अंदर ये मिलेंगे। क्योंकि अगर ये पैदा हुए होते ना, तो फिर इनको हम किस चेंज में डालते? फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में। तो इसलिए न्यू बॉर्न पड़े हुए हैं या न्यू बॉर्न बॉर्न हुए हैं? हैड, पड़े हुए हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एनएफएल इनका टोटल फार्म मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तो एक्सपेंस में चली जाएगी, और सवाल में कोई प्रॉफिट एंड लॉस टाइप कुछ मांगा नहीं, तो इसलिए इसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं। और अगली बात सवाल के अंदर एक मजे की थी, ऑन 31 दिसंबर हम शाम को 5 बजे दफ्तर बंद करके जा रहे थे, तो जानवर ने ना कहा नहीं, आई वांट टू गिव बेबीज। चल ठीक है, फिर रुक जा। तो फिर हम आगे उसके पास, और 30 माशाल्लाह 30 का जानवर भी तो माशाल्लाह इतने हमारे पास यार, नजर ना लगे। तो हमारे पास 30 काव्स बॉर्न हो गई साल के आखिरी दिन। अब ये जो हमारे पास साल के आखिरी दिन बॉर्न हुई हैं, क्या इसको फिजिकल चेंज में बॉर्न के तौर पर डाल दें, या बाद में इसकी फिर प्राइस और फिजिकल चेंज अलग से भी रिकॉर्ड करें? क्या ये बॉर्न हुए हैं और साल में कुछ अरसा गुजरा और फिर दोबारा मोटे और महंगे भी हुए, या सिर्फ बॉर्न हुए? सिर्फ बॉर्न हुए। तो इनकी वो जो वर्किंग साइड पे खोली थी वो स्किप भी हो सकती थी, जो इस साइड पे हमने वर्किंग्स खोली थी वो स्किप भी हो सकती थी, बिकॉज दीज आर ओनली बॉर्न। ये सिर्फ क्या हुए हैं? बॉर्न हुए हैं। तो बॉर्न होने वाले को किधर डालना है? कितने बॉर्न हुए हैं? 30। 31 दिसंबर को इनकी प्राइस क्या है? तो 30 जरा 50,000 फिजिकल चेंज में डालूं, प्राइस चेंज में? 30 जरा 50,000, ये 30 जरा 50,000 फिजिकल चेंज में। और अगली बात, तो क्या ये बॉर्न के आपने फिर दोबारा लिखना था कि आप ईयर एंड पे इतने के हो गए और फिर बड़े हो गए, और वाई? क्योंकि ये बॉर्न ही कब हुए? साल के आखिर। और पिछले सवाल में तो कोई मसला नहीं होगा जो दूसरा वाला था। ओके जी, ऊपर जो 8,000 में जो 1,500 ऐड हुआ है,
कौन सा वाला? हाँ 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 हाँ, ये 30 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 है। ये साल के एंड पे नए बॉर्न है, और ये साल के शुरू वाले 50 हैं जो पिछले साल के एंड पे बॉर्न हो गए थे और हमारे साल के एंड पे पड़े हुए थे। ये 50 जानवर हो रहे हैं, ये 30 जानवर हो रहे हैं। तो आप सवाल करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, सवाल खोल के करना पूरा अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, हमारी इंपेयरमेंट की डिस्कशन रहती है, वो मैं 2-3 सवाल इकट्ठे खोल के ना आपको दिखा दूंगा, जिसमें आप लोगों के रिमेनिंग लाइफ का फटा पड़ा हुआ है कि रिमेनिंग लाइफ इंपेयरमेंट में कैसे निकालनी है। अच्छा, अब आप हजरात तशरीफ ले आए। जी जी, किसको? हाँ, वो शुगर केन को बेयर प्लांट में डाला हुआ है और उसको इधर डाला हुआ है और उसको इधर डाला हुआ है। कल जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, वो डायग्राम शायद ये किसी बाहर के मुल्क की उसकी थी। तो बाहर के मुल्कों में कुछ जगहों पे मैंने दोबारा देखा है, कॉटन भी 2-3 साल तक वो ट्री शायद उस टाइप का कोई टहनी या शाखें टाइप लगी रहती हैं। तो आपको इस चक्कर में जाने की जरूरत ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाहर के मुल्क में क्या हो रहा है। वो अगर आपको एसेट की क्या दे देगा, लाइफ दे देगा, तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी क्या कि वो बेयर प्लांट है। अनलेस कि वो कह दे कि ये लाइफ भी इसकी दे रहा हूं और साथ हैंड पे इसको लकड़ी के तौर पे भी बेचना है, तो फिर वो बियर प्लांट नहीं होगा। जी आप पूछो। भाई कह रहे हैं इनमें से कोई एक ऐसी चीज भी है जो मुझे पता चला है पाकिस्तान के अंदर स्क्रैप सेल नहीं होती बल्कि उसकी लकड़ी महंगी बिकती है, तो उसको बियर प्लांट से निकाल दें। हो सकता है किसी कंट्री के अंदर इन लकड़ियों की वैल्यू ना हो, इन लकड़ियों की वैल्यू ना हो। जी भाई, इन ये सारी जो आपको मिसालें दी हैं ये पाकिस्तान की मैं कहता हूं नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की वेबसाइट से नहीं उठाई गई। तो उन मुल्कों के अंदर हो सकता है लकड़ी की कोई और वैल्यू हो, हमारे मुल्कों में कोई और हो। तो बस आपने जो रूल है वो याद रखना है। ओके, और स्टैंडर्ड बनाने वाले में कल मैं एक और चीज पढ़ा था कि लोग कहते हैं बियर प्लांट के बारे में हमारे कुछ सवाल हैं, स्टैंडर्ड बनाने वालों को वो जवाब भी देने चाहिए। तो इसलिए चीजों को इतनी बारीकी में देखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह एक जिस पे चल रहा है और जिस तरह स्टैंडर्ड बना हुआ है, कीप इट सिंपल। अच्छा, अब मोहतरम आप तशरीफ ले आए गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। गवर्नमेंट ग्रांट्स पेज नंबर 569। गवर्नमेंट ग्रांट अगर तो आपको बियर प्लांट के लिए मिली है, या गवर्नमेंट ग्रांट आपको ऐसे बायोलॉजिकल एसेट के लिए मिली है जिसको आप कॉस्ट पे रख रहे हैं, क्योंकि उसकी बस ना बातें ना करें ना, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। जैसे कि वो एक गाय थी बड़े बड़े सींगों वाली, ठीक है, मैं अपने सर के पास क्यों पकड़ गया, जैसे कि वो नहीं, आप बड़े बड़े सींगों वाली। तो बियर प्लांट और ऐसा बायोलॉजिकल एसेट जिसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल ना हो, इन दोनों के बारे में अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है ये मैं आपको नहीं बता रहा, बिकॉज इसके ऊपर IAS 20 लगेगा, डेट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। इस पे IAS 20 लगेगा और IAS 20 आपको आता है। अच्छा, चॉइस में छोड़ दिया था FR1 में। अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे बायोलॉजिकल एसेट के लिए आपको मिली है जिसको आपने किस पे रखा हुआ है, फेयर वैल्यू माइनस, तो फिर इस पे IAS 41 लगेगा। तो मेरा पहला सवाल, IAS 41 सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे लगता है या IAS 41 सर्टन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे लगता है? कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स पे लगता है। जो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है बियर प्लांट से रिलेटेड हो या ऐसे बायोलॉजिकल एसेट जिनको आपने कॉस्ट पे रखा हो, उन पे IAS 20 लगता है। गवर्नमेंट ग्रांट अनकंडीशनल भी हो सकती है और गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशनल भी हो सकती है। अगर एक कौन बोल रहा है, एक मिनट चुप कीजिएगा सारे। अच्छा, वो भी चुप कर गए, चलेंगे, ये अच्छा है वैसे, सारे एक मिनट चुप कर जाएगा इनको बोलने लगे तो। अगर गवर्नमेंट ग्रांट अनकंडीशनल है तो फिर आपने इसको आते ही P&L में ले जाना है। इसको किस में ले जाना है? और इसको आपने रिकॉर्ड करना है P&L में व्हेन रिकॉर्ड इन P&L व्हेन बिकम्स रिसीवेबल। जब ये क्या बन जाए, रिसीवेबल बन जाए या रिसीव हो जाए। कई दफा ऐसा होता है फौरन रिसीव हो जाती है, और कई दफा होता है कि अगला बंदा वादा कर लेता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तो व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। और इसको रिकॉर्ड करें P&L में व्हेन कंडीशन इज मेट, जब कंडीशन फुलफिल कर जाए। चलें जी, अब इसके सवाल करने शुरू करते हैं। Why are you watching it like this? I think it's very clear. क्या चीज क्लियर नहीं है मुझे बताओ? क्या? सारा कुछ क्लियर नहीं है? तो आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ।
ये इस रो में जगह खाली है। हाँ, ये आप थोड़ी सी जगह बना दो ब्लू शर्ट के पीछे। ब्लू शर्ट वाले भाई, आपका नाम क्या है? हामिद, इंशाल्लाह याद हो गया मुझे। आपके दोस्त का? फतेह मोहम्मद। ठीक है, हामिद फतेह याद हो गया। आपका? उमर, हामिद फतेह उमर। चले जी, अच्छा जी, चलें अब इसके सवाल करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ वाले को मुस्कुरा के देखते रहा करें, ताजा दम हो जाता है वो। चलें। Since long he is saying to you, biological asset measured at fair value less cost to sell, पेज 569 साथ वाले की किताब का। बायोलॉजिकल एसेट measured at fair value less, the grant may be unconditional and grant may be conditional। आज एक काम करना है भाई, आप जो लेट आए हैं, जिस वक्त रात को 9:50 पे जूम मीटिंग होनी है ना, तो साथ आपने स्टैंडर्ड भी खोल के रख लेना है। तो स्टैंडर्ड खोल के रख लोगे तो IAS 41 के पैरास भी हम वहां से हाईलाइट कर लेंगे, तो ये मल्टीटास्किंग हो जाएगी हमारी। और आपको याद तो अब कंपनी जिम्मेदार नहीं है भाई इसकी, और आपको ऑलरेडी पता है कि हम जो है वो तालीम के फरोग के लिए कैसे दिन रात कोशा हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको टेस्ट 1 भी मिलेगा, टेस्ट 1 का सोल्यूशन भी मिलेगा, और एक डिस्कशन भी अपलोड हो चुकी हुई है, आपको बताया था। और उसके बाद जो है वो लेक्चर 1, 2, 3 नेस्ले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेक्चर 4, 5, 6, लेक्चर 6 का पार्ट बी हमने एक आधे घंटे की अलग से क्लास ली थी जोहर की नमाज के बाद। जिन लोगों ने अटेंड नहीं की हुई उसका लिंक भी यहां पेस्ट हुआ है कि लेक्चर 6 पार्ट बी आप देख लें। ये यहां पे फाइल के लिए आप देख रहे हैं, फाइल के लिए आप देख रहे हैं ये निशान आ रहा है, और ये गोल गोल के लिए ये निशान आ रहा है कि यूट्यूब का लिंक अवेलेबल है आपको। और अगर आप आगे चलें तो आपको जो है वो लेक्चर नंबर 8 भी मिल जाएगा, 9 के नोट्स भी मिल जाएंगे, और लेक्चर नंबर 9 पार्ट बी वो जो 6 मिनट की वीडियो थी, इधर भी ये गोलदारा दुनिया बनी हुई है, तो इसका भी लिंक यहां पे अवेलेबल है। तो कभी टाइम निकले तो जाइएगा। और यहां पर अनाउंसमेंट, टाइम ही नहीं, आई एम हैविंग नो, अच्छा तो अनाउंसमेंट्स में इंशाल्लाह आज 9:50 के ऊपर एक अनाउंसमेंट आएगी इधर जूम मीटिंग की। ओके, एक है जी, और ऑब्वियसली वो फिर अपलोड संडे को नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये नहीं कि सैटरडे को मीटिंग करके संडे को ऑफिस के बंदे को बुलाया जाए कि तुम अपलोड करो, क्योंकि पहुंची हुई सरकार 9:50 पे सोई हुई थी, तो ये मंडे को अवेलेबल होगी। फिर अनकंडीशनल ग्रांट, और दूसरी ग्रांट कौन सी? कंडीशनल। तो अनकंडीशनल ग्रांट को आपने इनकम में डालना है। एन अनकंडीशनल ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। जैसे ही रिसीवेबल हो, रिसीव होना जरूरी नहीं, बस रिसीव होने का वादा कर ले कोई बंदा कि मैं आपको दे दूंगा, तो आपने उसमें इनकम में डाल देना है। कंडीशनल ग्रांट, फॉर एग्जाम्पल द एंटिटी मे बी आस्क्ड नॉट टू इंगेज, शादी ना करो, नहीं, नॉट टू इंगेज इन अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एंटिटी को कह दिया जाए कि तुम फला फला काम कर लो, लेकिन फला एग्रीकल्चर का काम तुमने नहीं करना, यह भी कंडीशन है। लेकिन आपके जहनों में जो कंडीशन आ रही है वो भी कंडीशन है कि तुम फला काम ही करो, तो फला काम ही करो, इट इज ऑल्सो अ कंडीशन। फला काम ना करो, इट इज ऑल्सो अ कंडीशन। ना करो का क्या मतलब है? यानी कि हमने आपको जमीन दे दी है, हमने आपको और कोई चीज दे दी है, ग्रांट कर दी है, लेकिन आपने याद रखना इसके ऊपर आपने सेब नहीं उगाने। ना करो का ये मतलब होगा, इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू अ बायोलॉजिकल एसेट व्हिच इज measured at its fair value less cost to sell, including when a government grant requires an entity not to engage in specific agriculture activity, an entity shall record the government grant in P&L when and only when the condition attaching to the government grant are, इसको सिर्फ आपने उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब कंडीशंस क्या हो जाए, पूरी हो जाए। नेक्स्ट, पार्शियल रिकॉग्निशन अभी मैं समझाता हूं एग्जांपल के जरिए। बायोलॉजिकल एसेट्स जो मेजर हो रहे हैं एट कॉस्ट, सींग वाली गाय, सींग वाली गाय, साथ वाले को देख रहे हैं यार, इधर देख, सींग वाली गाय और बियरर प्लांट। इफ द बायोलॉजिकल एसेट हैज बीन मेजर एट कॉस्ट और इट इज अ बियरर प्लांट, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 20 शुड बी अप्लाइड। अच्छा जी, अब वापस आ जाएं अनकंडीशनल और कंडीशनल के ऊपर। ये बहस क्लोज हो गई यहां पे, लेकिन यहां से शुरू हुई और यहां क्लोज हो गई, क्योंकि ये IAS 20 की बात है। अब IAS 41 की तरफ आ जाएं। अगर अनकंडीशनल ग्रांट है तो अगर फौरन ही मिल जाए तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, और अगर मिलने का वादा हो जाए तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और जब मिल जाए कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर कंडीशनल ग्रांट है तो मिले तो कैश डेबिट लाइबिलिटी टू फुलफिल कंडीशन क्रेडिट, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू फुलफिल कंडीशन या डेफर्ड इनकम, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, और जब वो कंडीशन आप पूरी कर दें लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट।
इसकी मिसाल करें। ऑन 1 जनवरी 2019 गवर्नमेंट गेव अस ग्रांट ऑफ 5 लाख। गवर्नमेंट ने हमें 5 लाख की ग्रांट दी है। बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं हम पे। गवर्नमेंट सेड दैट यू आर सपोज टू ग्रो वीट फॉर 5 years। और हुकूमत ने पैसे देते हुए कहा है कि आपने 5 साल तक क्या उगाना है, गंदम उगानी है फॉर 5 years। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2019, वीट वॉज ग्रोन एज रिक्वायर्ड। पहले साल के एंड पे खड़े होके हमने वीट ग्रो कर लिया है जैसे कि उन्होंने कहा था। अब मुझे बता दें हमें कितने पैसे मिले 1 जनवरी 19 को? कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम या लायबिलिटी टू फुलफिल कंडीशन क्रेडिट। कितने से? 5 लाख से। जब मैं 31 नंबर 19 पे खड़ा हूंगा तो 31 नंबर 19 के ऊपर खड़े होकर सवाल में लिखा हुआ है इन 19 द वीट वॉज ग्रोन। इट मींस दैट आई हैव फुलफिल्ड द कंडीशन फॉर 1 year ओनली। अभी 1 साल के लिए मैंने कंडीशन पूरी कर दी है। तो देन द लायबिलिटी और डेफर्ड इनकम विल बी डेबिटेड एंड P&L विल बी, क्या ग्रांट इनकम आप इसे FR1 में कहते थे, तो ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से जी? 1 लाख से। लेकिन एक अजीब सी लाइन भी सवाल में आ सकती है, वो फिर जरा डिफरेंट सी बात बनेगी। अभी तो ये है कि हर साल आप वीट ग्रो करते रहेंगे और लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री करते रहेंगे, फिर लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट एंट्री करते रहेंगे। लेकिन एक अजीब सी बात भी आ सकती है कि सवाल कह दे कि पूरे 5 साल करोगे तो 5वें साल के एंड पर हम समझेंगे कंडीशन पूरी हो रही है। ये भी बड़ी अजीब सी बात हो सकती है कि पूरे 5 साल तक ग्रो करते रहो, 5वें साल के एंड पर भी अगर तुमने ग्रो कर दी तो फिर तुम उसको P&L में लेके जा सकते हो। तो फिर हम पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे कोई एंट्री नहीं करेंगे और 5वें साल के एंड पर सारी लायबिलिटी को उठा के किस में डाल देंगे? इनकम में डाल देंगे। वो सवाल में फिर ऐसे लिखा होगा, मैं बताता हूं, सवाल में ऐसे लिखा होगा कि आप एग्जैक्ट 5वें साल के एंड पर समझा जाएगा कि कंडीशन क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब देखें, अभी सवाल जरा पढ़ें। ऑन 1 जनवरी गवर्नमेंट गेव अस ग्रांट। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने 5 साल तक वीट उगानी है। तो फिर आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे जैसे जैसे वीट उगती जाएगी वैसे वैसे कंडीशन पूरी होती जाएगी। अनलेस के सवाल कह दे कि मैं कंडीशन को पूरा होना कब समझूंगा? जब पूरे 5 साल आप ग्रो कर चुकोगे। अगर दूसरे साल भी आपने ग्रो ना की तो फिर आपको ग्रांट क्या करनी पड़ेगी? वापस। वरना आम हालात में क्या होता है कि अगर आपने 1 साल ग्रो कर ली तो आपको 1 साल की जो ग्रांट इनकम में चली गई उससे वापस करने की जरूरत नहीं है। ये जरा पढ़िएगा, इंग्लिश समझ आ रही है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट वेरी। A grant may require an entity to farm in a particular location, फला जगह पे जाके फार्मिंग करो for 5 years and require the entity to return all of the grant if it forms for a period shorter than 5 years। अगर ऐसी लाइन आ गई पेपर में कि रिटर्न ऑल ऑफ द ग्रांट इफ इट फॉर्म्स फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्टर देन 5 years, तो फिर क्या करेंगे? हर साल के एंड पे ग्रांट को इनकम में डालेंगे या एग्जैक्ट 5वें साल के एंड पे? लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ फिर तो डिफरेंट केस होगा। इन दिस केस क्या होगा? द ग्रांट इज नॉट रिकॉर्डेड इन P&L अंटिल द। अब वो बात शुरू होने लगी है जो हमने किया सवाल में। हमने क्या किया? However, if the terms of grant allow part of it to be retained, part of it to be retained क्या होगा कि अगर तुमने 5 साल में से 1 साल गंदम उगा ली तो लाख तुम्हारी इनकम बन जाएगी, वो रिटेन कर लेना। तो फिर हम लाख को इनकम में डाल देंगे और फिर अब अगर वीट बनाना बंद कर दें तो वापस कितना करना पड़ेगा? 4 लाख। अब ये पूरे 5 साल बनाने या हर साल बनाने पे बेनिफिट मिलेगा? However, if the terms of the grant allow part of it to be retained according to the time that has elapsed, the entity recorded that part in P&L। हमने क्या किया है? that part रिकॉर्ड किया P&L में या हमने वेट किया 5 साल के पूरा होने का? that part रिकॉर्ड किया। तो इसलिए अब दोनों की इंग्लिश हाईलाइट कर लें। इसकी क्या इंग्लिश होगी? रिटर्न ऑल ऑफ ग्रांट इफ इट फॉर्म्स फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्टर देन 5 year। और इसकी इंग्लिश अलाउ पार्ट ऑफ इट टू बी रिटेन। इसका पार्ट तुम रिटेन करते रहो जितना जितना हो रहा है। सवाल साइलेंट होगा तो वैसे क्या एज्यूम करेंगे? हर साल इनकम में डालते हैं। सवाल साइलेंट होगा तो फिर हर साल इनकम में डालते रहिएगा।
तो ये पार्ट इज रिटेन्ड वाला सवाल किया हमने, यानी अगर हमें ग्रांट वापस करनी पड़ गई तो 4 लाख ही करेंगे, क्योंकि 1 लाख तो हमने इनकम में डाल दिया। क्या करें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इधर। क्या चीज? वो तो फिर वही ऊपर वाला दूसरा वाला सिनेरियो होगा ना। अच्छा, पहली तो बात है कि उसको इससे मिक्स नहीं करना। एक मिनट, पहली तो बात है उसको इससे मिक्स नहीं करना, इसके अपने रूल है। IAS 41 के ये रूल हैं। अब IAS 20 के अगर आपको रूल लगाना चाह रहे हैं तो वो फिर ऐसे एसेट्स पे लगा दीजिएगा, या तो इनको कॉस्ट पे रखा हुआ है, या फिर वो अपने अंदर ही क्या है, बेयर प्लांट। और अगर वो बायोलॉजिकल एसेट कैप्ट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है तो फिर उस पर IAS 41 के रूल लगाइएगा। तो वो जो आप जो भी रूल बोल रहे हो डेट डील्स विद IAS 20। ओके, अब दूसरी मिसाल भी लिख लें। एग्जाम्पल 2, इन 2020 वी रिसीव्ड ग्रांट, ऊपर कहीं लिख लें, नीचे जगह बना के कहीं भी। इन 2020 वी रिसीव्ड ग्रांट ऑफ 3 लाख। अगली मिसाल लिख लें, इन 2020 वी रिसीव्ड ग्रांट ऑफ ₹3 लाख एंड ऑफ ₹3 लाख and the condition is that we cannot buy goats, and the condition is we cannot buy goats। अब कंडीशन पॉजिटिव साइड पे लगी है, नेगेटिव साइड पे। इसका मतलब है गोट्स बाय ना करें, काउस बाय कर लें। हो सकता है उस इलाके में गोट्स का कोई मसला हो तो गवर्नमेंट ने कह दिया हो काउस बाय कर लें, फिश बाय कर लें, जो मर्जी चीज बाय करें, बट क्या चीज बाय नहीं करनी? गोट्स। अच्छा, आगे लिखें, एज पर द टर्म्स all of the grant will be returned. As per the terms, all of the grant will be returned. If in 3 years we buy goat at any time. If in 3 years we buy goats at any time. जी आप बताएं। If in 3 years we buy goats at any time. कंडीशन ये लगी है कि 3 साल में एक दिन भी तुम पकड़े गए गोट खरीदते हुए, तो क्या क्या होगा? डबल अंडरलाइन करें, ऑल ऑफ द ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। अब एंट्रीज कैसे होंगी? एज्यूमिंग कि हमने कंडीशन फुलफिल कर दी है। अब एंट्रीज कैसे होंगी? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। इधर एंट्री होगी कैश डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? और इधर की एंट्री होगी लायबिलिटी डेबिट, P&L क्रेडिट। तो इनकम को आहिस्ता आहिस्ता बुक करेंगे या बिल्कुल एंड पे तीसरे साल के? क्योंकि अगर तीसरे साल में 2.5 साल बाद भी हमने क्या खरीद लिया, गोट खरीद ली, तो क्या नुकसान होगा उसका? सारी ग्रांट क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। तो अभी इस तरह एंट्रीज होंगी। ईद के लिए तो बकरा खरीद लेंगे, वो बिजनेस की बात हो रही है, फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फॉर द पर्पज ऑफ सेल और फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और बकरी, और फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग मिल्क। इन 3 मकसद के लिए नहीं खरीद सकते। पैसे तो खरीद लें बकरा, सवारी के लिए खरीदना आपने। हाँ, ईद का बकरा तो वैसे कह रहे अपने पैसों से लेंगे, ग्रांट के पैसों से नहीं लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ वाले को मुस्कुरा के देखते रह करें, आपके दांत उसकी आंखों में नक्श हो जाए। अच्छा, ऐसी तंग कर रहा हूं, सुबह ब्रश करने का टाइम मिल जाता है चाय के बाद, चाय से पहले कर लिया। अच्छा चलें, छोटे छोटे बात कहीं और निकल गई है। अब हम मूव करते हैं जी डिस्क्लोजर्स की तरफ। किसकी तरफ? डिस्क्लोजर्स की तरफ। पेज नंबर भाईजान उससे अगला है। डिस्क्लोजर्स में ये कुछ लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह आप कल तैयार होकर आएंगे ना तो परसों, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा जी, हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। टन टन चुन चुन मीन मीन बोली जा रहा है साथ वाला, वो मौका मिलना चाहिए इसको बोलने का। अच्छा, ये 2 स्टैंडर्ड्स में बड़ी थ्योरी थी, आपने देखा IAS 38 में भी काफी थ्योरी थी और इसके अंदर भी काफी थ्योरी है, लेकिन आगे लीज में IAS 12 के अंदर कोई खास थ्योरी नहीं होगी। IFRS 8 एक स्टैंडर्ड आएगा, उसमें थोड़ी सी थ्योरी होगी, लेकिन थ्योरी में तो मौजे ही मौजे स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब मोहतरम अगर कोई पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो सबसे पहले आपको उसमें प्रॉफिट और लॉस नजर आ रहा होता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद
अच्छा ये एक चीज आप ऑब्जर्व करें यार, चुप कर जाओ ना, कौन बोल रहा है? गेन अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, गेन अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस। आपने कभी P&L पे सेल के नीचे कोई चीज देखी थी? कोई देखी थी चीज? आज देख ली? तो वो जो ईयर एंड के ऊपर हम गेन निकालते हैं फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो लोग इसको सेल के साथ ही शो कर रहे हैं, सेल के साथ ही शो कर रहे हैं, और उसके बाद जाके कॉस्ट टू सेल और ये वो। अच्छा पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बैलेंस शीट के अंदर पीपीई भी आ रहा है और बैलेंस शीट के अंदर बायोलॉजिकल एसेट्स भी आ रहे हैं। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बाद ये बैलेंस शीट ही चल रही है। बैलेंस शीट के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया। कुछ लोग ऊपर नहीं देख रहे, प्लीज प्लीज जी, शुक्रिया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चली, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और इसके बाद नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये जो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इनमें डिस्क्लोजर्स आ रहे होते हैं। अब डिस्क्लोजर्स को अगर आप देखें, द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कंप्राइज एवोकाडोस, मैकाडामिया नट्स, वॉलनट्स होते हैं हमारे, तो पता नहीं मैकाडामिया इनके कोई होंगे, अखरोट का बाप, टी ग्रीन लीव्स, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड सेल ऑफ बीफ एंड ब्लूबेरी डेवलपमेंट, ये इनकी एक्टिविटीज आ रही हैं। ये आप देखते रहिएगा, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोजर्स में मिलेंगी जो मैंने इधर हाईलाइट की हुई हैं। आपने सिर्फ इनको देखते रहना है, और जहां पे कोई हाईलाइटेड बात आएगी मुझे आप लोगों ने रोक लेना है। अच्छा, बिल्डिंग्स की लाइफ 20 से 50 साल है इनकी, ठीक है जी। बियर प्लांट, एवोकाडो ट्री, मैकेडेमिया ट्री, पाइनएप्पल क्रॉप एंड टी बुशेस, इमेच्योर साल इनके इतने होते हैं, और फिर आगे हम इनको डेप्रिशिएट इतने सालों के ऊपर करते हैं। तो टी बुशेस तो माशाल्लाह झाड़ियां 50 साल तक चलती हैं। 4 साल बाद पहली दफा टी बुशेस देना शुरू करती हैं, टी लीव्स देना शुरू करती हैं। ये इमेच्योर पीरियड है, और ये इनकी क्या है? लाइफ। बायोलॉजिकल एसेट्स, क्या चीज? वहां मुझे पता था कोई ना कोई सवाल पूछेगा, मेरे ख्याल से तो अलग ही है। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट, टी बुशेस आर बियरर प्लांट्स एंड आर देयरफॉर प्रेजेंटेड एंड अकाउंटेड फॉर एज पीपी। However, the produce growing on these trees, यानी टी लीव्स, are accounted for as biological asset until point of harvest. लगा हुआ सेब कल पढ़ा था हमने, बायोलॉजिकल एसेट है, जो आपकी जान निकल गई थी सुन के। हार्वेस्टेड प्रोड्यूस इज ट्रांसफर्ड टू इन्वेंट्री। हार्वेस्टेड प्रोड्यूस कहां ट्रांसफर कर दी जाती है? और एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लगा हुआ सेब बायोलॉजिकल एसेट, उतारते हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और बाद में इन्वेंट्री के अंदर डाल दें। ये हम लिख के यूजर्स को बताना चाह रहे हैं कुछ चीजें रिगार्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स एंड बियरर प्लांट्स एटसेट्रा। अच्छा ये एक चीज होती है जी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। हमें क्या फाइनेंशियल रिस्क है हमारे बिजनेस का? थोड़ा सा जरा इधर देखते रहे प्लीज, आई रिक्वेस्ट, बार बार बुरा लगता है कहते हुए। फाइनेंशियल रिस्क को हम कैसे मैनेज करें? द ग्रुप्स एक्टिविटीज आर एक्सपोज्ड, जैसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं कोरोना के लिए, तो हमारी एक्टिविटीज एक्सपोज्ड हैं फाइनेंशियल रिस्क में। कौन से फाइनेंशियल रिस्क हैं? एक क्रेडिट रिस्क है कि उधार पे चीजें बेचेंगे लोग, पैसे लेके भाग जाएंगे, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल रिस्क। अगला रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे करंट एसेट्स में कि करंट लायबिलिटीज पे कर सकें। अगला रिस्क है प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कम हो गई तो भी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन रिस्क्स को फिर मैनेज करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइजेशन लगाती है, जो स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइजेशन ने नीचे लिखी होती हैं। कहते हैं वो इट डज नॉट हैज, हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं है जिनसे हमने रिस्क किसी को शिफ्ट कर दिया हो। फिलहाल हमारे ग्रुप में ऐसी कोई स्ट्रेटेजीज नहीं बनी हुई कि हम इस रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो बहरहाल जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी वो बता देगा कि मैं रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा हूं। बस एक हल्का सा डिस्क्लोजर आएगा जब मैं पढ़ूंगा, तो उसके वालों ने मुंह नहीं बनाना, पता होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ये है कोई डेटर पैसे लेके भाग जाए, आपके पास करंट एसेट्स में इतने पैसे ना पड़े हो कि आप क्या पे कर सकें, करंट लायबिलिटीज पे कर सकें। तो ये फाइनेंशियल रिस्क होता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशंस इसको मैनेज करने की क्या करती हैं? कोशिश करती हैं। ये सारी बातें अभी हमें डिस्क्लोजर्स में नजर आएंगी। बायोलॉजिकल एसेट्स में इसने एक रिकॉन्सिलिएशन बनाई हुई है, लेकिन इसका नाम रिकॉन्सिलिएशन रखा नहीं है। वो जो हम व्हाइट बोर्ड पे बनाते थे, वो ईयर एंड के ऊपर हम अक्सर बनाते हैं। स्टार्ट ऑफ ईयर कितना है? ये पाक रुपीज नहीं है, बाहर की करेंसी है कोई। स्टार्ट ऑफ ईयर कितना है? इंक्रीज ड्यू टू परचेज। क्लोजिंग कितने? और गेन और डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट एंड सेल, कोई चीजें बेच दी या ये कर दिया। तो ये वो रिकॉन्सिलिएशन है जो हम ईयर एंड के ऊपर बनाते हैं अक्सर, ईयर एंड गेन लॉस, कल भी निकाला था हमने। तो ये एक रिकॉन्सिलिएशन है जो बनती है, ये जरा फोकस करके पढ़िएगा। देयर आर नो बायोलॉजिकल एसेट्स हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड। कोई ऐसा बायोलॉजिकल एसेट हमारे पास नहीं है जिसका टाइटल रिस्ट्रिक्ट हुआ हो, यानी हमारे पास हो लेकिन हम अपने नाम ना लगवा सकते हो। कोई ऐसा बायोलॉजिकल एसेट नहीं, अल्लाह का शुक्र है जितने हमारे नाम भी लगे हुए हैं। एक भी ऐसा बायोलॉजिकल एसेट नहीं है जो हमने प्लेज करवाया हो एज अ सिक्योरिटी, यानी बैंक से लोन लेते हुए ये नहीं कि मज्जे बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दी हो कि मज्जे मेरी बेच देना या मुझे ही बेच देना अगर मैंने लोन वापस ना किया तो।
देयर आर नो कमिटमेंट्स फॉर डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट खरीदने के लिए हमने कोई वादे नहीं किए हुए किसी से, और कोई खरीदने का वादा नहीं किया हुआ किसी से कि अगले साल तुमसे बायोलॉजिकल एसेट खरीदेंगे। ऐसे कोई वादे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं पाए जा रहे। आगे चलें जी। बायोलॉजिकल एसेट्स में हमारा जो फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस हैं, जंगलात में प्लांटेशंस हैं, वो 1834 हेक्टर जमीन हमारे पास अल्लाह का शुक्र मौजूद है, नजर ना लगे। और जहां तक जानवरों की बात है तो जानवर हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे हैं। जानवरों के अगर आप हेड काउंट करो अपना निकाल के तो ये 4396 अल्लाह का शुक्र है जानवर हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह हमें और दे तो 4396 जानवर हैं। कल अल्लाह का शुक्र है 750 काउस हमने खरीदी थी और 2000 पहले की पड़ी हुई थी, लेकिन ये उनसे भी पहुंचे हुए हैं। इनके पास 4396 जानवर हैं। अगर आप इनके जानवरों के पास कभी जाएं तो आप खुद ना मिलें अपने आप को। तो ये हेड और क्वांटिटी बताई हुई है। अब ये डिफरेंट किस्म के डिस्क्लोजर्स हैं जो यूजर्स को हम देते हैं। फिर उसके बाद हम ये बता देते हैं अक्सर कि हमने कितनी काश्त की, उसमें से कितनी गंदम निकली, कितनी फलां चीज निकली। तो ये डिफरेंट डिस्क्लोजर्स हैं। अच्छा, आप ये याद करते हैं ये स्टैंडर्ड के अंदर दिए होंगे, स्टैंडर्ड के अंदर दिए होंगे। चलें जी, अब उठ जाएं सारे और इनको पढ़ना शुरू करते हैं। उठें जी, उठ के पढ़ेंगे सारे आज। पेज 571 उठ जाएं, उठ के पढ़ना शुरू करें। जनरल डिस्क्लोजर्स। कौन से डिस्क्लोजर्स जी? जनरल डिस्क्लोजर्स। जनरल, एक क्लास तक आवाज नहीं पहुंची शायद, उसमें कोई भी नहीं खड़ा हुआ। जनरल डिस्क्लोजर्स। जनरल डिस्क्लोजर्स के अंदर जिसको नजर नहीं आ रहा वो जरा बैठे, अगले के खड़े होने की वजह से। चलें सारे बैठ जाएं, सारे, मैं भी, आप भी। जनरल डिस्क्लोजर्स। नींद आ रही है? अभी सवाल शुरू करवाते हैं, सारी नींदें उड़ जाएंगी। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज aggregate gain or loss arising during the current period on initial recognition। गेन लॉस जानवर पैदा होते हुए आता है। मुझे बताएं इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर गेन आता है या लॉस आता है? आज आप बता दें तो मैं मान जाऊं आप लोगों ने ब्लंडर मारा है आप लोगों ने। अगर इनिशियल रिकॉग्निशन है परचेज वाली तो लॉस आता है, और अगर न्यू बॉर्न वाली है तो ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, हर जगह शर्मिंदा करवाया करें। अगर इनिशियल रिकॉग्निशन परचेज वाली है तो आमतौर पे लॉस आता है कॉस्ट टू सेल की वजह से, और अगर इनिशियल रिकॉग्निशन न्यू बॉर्न है तो फिर गेन आता है। एंटिटी शैल डिस्क्लोज द एग्रीगेट गेन और लॉस अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये वाला होगा ईयर एंड वाला, ये ईयर एंड वाला होगा। तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन वाला हो गया, और ये उसने लिखा नहीं हुआ, चेंज से मुराद ईयर एंड वाला, ईयर एंड वाला गेन लॉस हो गया। ये आपने यूजर को डिस्क्लोज करना है। मेरे ख्याल से तो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे सेल के नीचे डिस्क्लोज किया हुआ था। अभी सैर करके आ गए आप सारी, थोड़ी थोड़ी बातें याद कराएंगे तो याद आती है। सेल के नीचे इन्होंने शो कर दिया था यूजर को। एंटिटी शैल गिव डिस्क्रिप्शन, नरेटिव। नाम आपको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो जो बायोलॉजिकल एसेट थे, नरेटिव नाम उनके पता है? नाम पता चले थे, ट्रीज थे और पता नहीं क्या क्या था। और क्वांटिफाइड क्वांटिटी भी पता चल रही थी आपको जानवरों की, ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। कुछ इनके पास हो सकता है गोश्त के लिए जानवर होते, कुछ इनके पास दूध के लिए जानवर होते, कुछ इसके पास फ्रूट ट्रीज होते, और कुछ इनके पास व्हीट प्लांट्स। ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं। एन एंटिटी इज एनकरेज टू प्रोवाइड क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन। क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन अभी हमने गिना था, हेड्स पता नहीं 4000 हेड्स हैं। एन एंटिटी इज एनकरेज्ड टू प्रोवाइड अ क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कंज्यूमेबल एंड बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स। जो बियरर होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे, और जो बियरर के अलावा हैं वो कंज्यूमेबल। बियरर के अलावा क्या है? मैंने इंशाल्लाह ना कल 5-10 मिनट लगाने हैं आपको बियरर और कंज्यूमेबल में डिफरेंट बताने में, लेकिन अभी छोड़ दें। बियरर पता है? परसों बियरर पता है? तो बियरर के अलावा बाकी क्या होंगे बोले? कंज्यूमेबल। लफ्ज पहली दफा पढ़ा लेकिन अंडरलाइन कर लें। बियरर, बायोलॉजिकल एसेट एंड कंज्यूमेबल। मेच्योर इमेच्योर का तो फर्क पता है एज अप्रोप्रिएट। आप जरा सम अप करके बता दें यूजर को कितनी चीजें बतानी है। नंबर 1 एग्रीगेट गेन लॉस, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन कौन कौन से जानवर हैं हमारे पास, और नंबर 3 क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन उनकी। ये 3 चीजें यूजर को बता दी आपने, कोई याद नहीं करनी, स्टैंडर्ड में दी होंगी। आगे रिकॉन्सिलिएशन, ओपनिंग, परचेजेस, न्यू बॉर्न, डिस्पोजल, डेथ, क्लोजिंग, वो सारी आप लोगों ने रिकॉन्सिलिएशन बता दी। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट अ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ चेंज इन कैरिंग अमाउंट, चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट बिटवीन बिगिनिंग, ओपनिंग एंड एट द एंड ऑफ करंट पीरियड। रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या आएगा? गेन और लॉस राइजिंग फ्रॉम चेंज। गेन और लॉस हमारा बैलेंसिंग आता था, ओपनिंग, क्लोजिंग और गेन लॉस बैलेंसिंग आ जाता था। सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर फिजिकल एंड प्राइस चेंजेस इंकरेज्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। बहुत बड़ा धमाका किया इसने। कहते हैं वो जो फिजिकल और प्राइस चेंज में आप डिस्क्लोजर देते हो वो मैं मशवरा दे दो,
नहीं भी देगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर पेपर में कह देगा तो दे देंगे, नहीं कहेगा तो फिर नॉर्मल तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज ड्यू टू परचेज, परचेज की जैसे इंक्रीज होती है। डिक्रीज ड्यू टू सेल, और कुछ ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ बायोलॉजिकल एसेट्स ना सेल नहीं होते लेकिन हेल्ड फॉर सेल कर दिए जाते हैं। हेल्ड फॉर सेल है IFRS 5, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हेल्ड फॉर सेल का मतलब है इस चीज को अलग करके रख दिया कि क्या करना है, सेल करना है। डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, कटिंग करने से डिक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम, क्या ऐसा हो सकता है आप किसी का पूरा बिजनेस खरीद लें जिसमें जानवर ही जानवर हो? इंक्रीज ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक्सचेंज डिफरेंसेस कब आएंगे? जब फॉरेन करेंसी के अंदर आपके जानवर बाहर के मुल्कों में भी होंगे, पाकिस्तान के मुल्क में भी होंगे, एक्सचेंज डिफरेंस भी आएगा। और कोई अदर चेंजेस जानवर में, मे बी अदर चेंजेस की मिसाल डेथ, कोई भी वजह बन गई तो आप ये रिकॉन्सिलिएशन के अंदर इसको बता दें। इफ नॉट डिस्क्लोज्ड एल्सवेयर इन इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं, इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बताएं। ये देखें, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकलने लगा हूं, क्लास में रहूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकलने लगा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकलने लगा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज क्या आई है? प्रॉफिट और, अब ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकल आया हूं। अब ये जो सफे होते हैं ना, ये एंटिटी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। इट इज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। मिस्टर निकोलस नगोना बोनो, तो ये लोग हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और ये इसके अंदर भी आप कभी कभी इंफॉर्मेशन दे दें तो कोई मसले वाली बात। लेकिन अगर आपने इफ नॉट डिस्क्राइब्ड एनीवेयर इन इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन एंटिटी शैल डिस्क्राइब, अगर आपने P&L से ऊपर वाली साइड पे ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दी तो फिर नीचे जाके नोट्स में दे दें, नहीं पूरी बात किया करें, नीचे जाके नोट्स में फिर उस इंफॉर्मेशन को दे दें। क्या? नेचर ऑफ एक्टिविटीज पढ़ी थी? और यार पढ़ी थी। अगर मैं आपको कहूं ये गन्ने काश्त कर रहे हैं तो मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं ब्लूबेरी है, पढ़ा था तो नेचर पढ़ी थी ना एक्टिविटीज की इनकी। तो नेचर ऑफ इट्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, वही तो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ हेड्स, कितने जानवर हैं, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स और एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक ही बात है। ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, हर एक का एट एंड ऑफ पीरियड। इसका क्या मतलब है? आउटपुट बताएं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, कितने अंडे दिए, कितने लीटर दूध निकला, लिख लें कितने लीटर दूध निकला, कितने सेब आए, कितने मैंगो निकले, आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कल कितने लीटर मिल्क आया था गोट्स का? 980 लीटर मिल्क आया था, तो दैट इज आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा जी, अच्छा इनके बायोलॉजिकल एसेट्स का टाइटल रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ था या नहीं हुआ हुआ था? रिस्ट्रिक्ट नहीं। अच्छा इन्होंने कोई बायोलॉजिकल एसेट प्लेज करवाए हुए थे एज अ सिक्योरिटी? अच्छा इन्होंने कोई वादा किया हुआ था कि अगले साल बायोलॉजिकल एसेट हम परचेज करेंगे? अच्छा इन्होंने फाइनेंशियल रिस्क मैनेज किया हुआ था या नहीं मैनेज किया हुआ था? नहीं किया। और अगर किया हुआ है तो फिर उसकी स्ट्रेटेजीज बता दें कि मैंने किस किस तरीके से फाइनेंशियल रिस्क मैनेज किया हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क की एक मिसाल लिख लें, बैड डेट। बैड डेट को कैसे मैनेज करते हो? बैड डेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल रिस्क, बैड डेट। मुश्किल सा नाम पढ़ा था बैड डेट का भी हमने, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क, अगला बंदा पैसे लेकर ना भाग जाए। अच्छा जी, अगर पूरे साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई नागहानी आफत आ गई है तो फिर IS 1 कहता है कि मटेरियल आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस शो करो। मटेरियल आइटम ऑफ एक्सपेंस का क्या मतलब है कि सारे जानवर ही हमारे सैलाब में रुड़ गए, या सुंडी मार स्प्रे ना लगाने की वजह से सुंडियों ने ऐसे बुरे तरीके से हमला किया, अब सुंडियों और उनके बाप पाए जा रहे हैं, हमारे पौधे तो गायब हो गए हैं। तो अगर कोई आपके पूरे साल में आपके ऊपर नागहानी आफत आ गई है तो IS 1 कहता है कि ये आपके लिए मटेरियल आइटम है। अगर इनकम है तो भी शो कर दें, और अगर एक्सपेंस है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज ऑफन एक्सपोज टू क्लाइमेटिक, मौसम की चेंजेस, डिजीजेस एंड अदर नेचुरल रिस्क्स। इफ एन इवेंट अकर्स, और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो आपने नेचर बतानी है, सैलाब आया था, जलजला आया था, अमाउंट बतानी है कितना नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच इवेंट इंक्लूड आउटब्रेक ऑफ वायरल एंड डिजीज, फ्लड, स्फीयर ड्रॉट, कहत आ गया मेरे ख्याल से, कहत ही कहते हैं इसको, एंड अ प्लॉग ऑफ इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स का झुमघटा आपके ही बाग में आया क्योंकि आप कई सालों से ज़कात नहीं दे रहे थे अपने माल की। अच्छा, हदीस में आता है बर्रो बाहर में कोई माल भी चोरी नहीं होता सिवाय उसके जिसकी ज़कात ना दी गई हो।
ओके तो जरा घर वालों की ज़कात की कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा सही कर रहे हैं या नहीं। कई दफा समझ रहे होते हैं सही दे रहे हैं, सही दे नहीं रहे होते। आगे चलें जी, चलें जी, इट्स ओवर। मेन चीज हमारी खत्म हो गई है। ये आइए 16 वाली बातें हैं। हेडिंग पढ़ के आप बता दें ये क्या बात करने लगे। डिस्क्लोजर्स इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, तो उसके लिए कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं। तो वो सींग वाली गाय बना लें, सींग वाली गाय बना लें, उसके लिए डिस्क्लोजर्स आने लगे हैं। If an entity measures biological asset at their cost less any, अच्छा वो साथ वाले की तरह देख के बना रहे हैं, less accumulated sin and accumulated impairment loss, and at the end of each reporting period description of biological asset. अफ्रीकन गां ये डिस्क्रिप्शन हो गई। Explanation of why fair value cannot be measured reliably, because we are the first to import it, no one is taking the risk to import this because its seeing can eat the person. If possible the range of fair values highly likely, अगर आपको अंदाजा लग रहा है कि फेयर वैल्यू इतनी है तो फेयर वैल्यू की रेंज बता दें कि शायद ये 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है, लेकिन अंदाजा नहीं लग रहा। डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, मान नहीं रही थी इसलिए WDV पे ले आऊं, कहती है मैंने स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट नहीं होना। नेक्स्ट द यूजफुल लाइफ, कहती है 20 साल बाद मैंने मर जाना चीफ मार के। और द डेप्रिसिएशन रेट्स यूज्ड, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट साल के शुरू में कितने की थी, एंड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है एट द बिगिनिंग साल के शुरू में और साल के एंड पे। इन एडिशन कोई इंपेयरमेंट आ गई है तो इंपेयरमेंट लॉस बता दें, पोलियो हो गया। अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो गया वो बता दें, और जो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड किया यूजर्स को वो बता दें। ये आइए 16 टाइप डिस्क्लोजर है। इफ फेयर वैल्यू ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट व्हिच वाज प्रीवियसली मेजर्ड एट कॉस्ट नाउ बिकम अवेलेबल, पहले किस पे था अब किस पे आ गया, सर्टेन एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड। ये फिर कौन सा जानवर होगा, हमें देख के सबने क्या मंगवा ली, अफ्रीकन काऊ। अब बाजार में क्या मिलनी शुरू हो गई है, इसकी फेयर वैल्यू। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट प्रीवियसली मेजर्ड एट कॉस्ट नाउ बिकम्स अवेलेबल, तो स्टैंडर्ड का पैरा 56 क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन बता दो बायोलॉजिकल एसेट की, एक्सप्लेनेशन दे दो व्हाई फेयर वैल्यू हैज बिकम रिलायबली मेजरेबल, एंड और लोगों ने मंगवा लिया, एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज क्या आएगी इससे, क्या आप कॉस्ट से किसकी तरफ चले जाएंगे, ये चेंज आ जाएगी। तो चेंज का इफेक्ट क्या होगा, यानी कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाने का इफेक्ट क्या होगा, गेन आएगा ऑब्वियसली। पैरा 57 क्या बताता है, डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट, डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट, डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड एक्सटेंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर क्या होगी, बकरों के लिए मिली है, किस चीज के लिए मिली है, एक्सटेंट क्या होगी, कितनी मिली है, कितनी मिली है। अनफुलफिल्ड कंडीशंस, फुलफिल्ड कंडीशंस का बताना है या अनफुलफिल्ड, एंड अदर कॉन्टिजेंसीज अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट। कॉन्टिजेंसीज का मतलब है कोई भी कंडीशंस मतलब है, और कोई मसले गवर्नमेंट ने लगाए हुए कि ये कर लो वो कर लो। अच्छा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिक्रीज एक्सपेक्टेड हो इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, बिल्कुल। अगर आप कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट ग्रांट वही रहेगी या डिक्रीज होकर वापस चली जाएगी, लिखें कंडीशन ना पूरी करने पे गवर्नमेंट ग्रांट वापस चली जाएगी। दैट इज पॉइंट सी। आपका टेस्ट मंडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे, सैटरडे नहीं, सैटरडे को हो आइंदा। अच्छा जी भाई जरा वो अब्दुल्ला को बुलाओ, वो जो नया टाइम टेबल बना जरा वो बता दें। सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाँ जी, डिस्क्लोजर तो बनाना आई कैप ने नहीं डिस्कस किया अपनी बुक में। बहरहाल अगर डिस्क्लोजर आ भी गया तो देख लें जरा कैसे बनेगा। अगर कभी आ गया तो मैं बताता हूँ, वेरी इजी। हमने तो बनाया हुआ है। डिस्क्लोजर में जो मेन चीज है वो क्या है, डिस्क्लोजर में मेन चीज वो रिकॉन्सिलिएशन है। किधर आ रही थी रिकॉन्सिलिएशन, डिस्क्लोजर अगर कभी बनाना आ गया तो यही होगा ना। ओपनिंग जानवर कितने हैं, टेस्ट एफआर 2 कब किस दिन हुआ करेगा, बुध को हुआ करेगा। ओके, ओपनिंग जानवर कितने हैं, क्लोजिंग जानवर कितने हैं, खरीदे कितने, गेन कितनों पे आया, वही जो हर सवाल के अंदर बना रहे हैं। और अभी आज मुझे याद करेगा एक सवाल के अंदर और बनवा दूंगा। अगर डिस्क्लोजर बनाना आ गया तो डेट इज डिस्क्लोजर, और अगर नीचे एक लाइन लिखी हुई आ गई कि देयर आर नो कमिटमेंट्स टू बाय द एसेट, तो वो लाइन किस तरह लिख के आएंगे, वो बता देना यार। सवाल में लिखी हो आगे देयर आर नो कमिटमेंट्स टू बाय द एसेट, तो फिर उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके सब नोट बना के
पेस्ट कर देंगे। और अगर सवाल के अंदर आ गया वी हैव इतने नंबर ऑफ काउस, तो उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। लेकिन फिर सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? प्रिपेयर डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर और नोट एक ही चीज होती है। वैसे सवाल मेरा नहीं ख्याल आएगा, आ गया तो वही रिकॉन्सिलेशन बनानी है और सब कुछ करना है। चलिए जी, आखिरी पैरा स्टैंडर्ड का, टॉप पे आ जाए, इसको उठा दो। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और टेक्निकली स्पीकिंग ये समझना भी बड़ा जरूरी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरा? स्कोप। अब आप लोगों ने करना क्या घर में जाके, आप लोगों ने ये जितने 5-6 सफ़े हैं इनको कोई 4-5 दफा आप लोगों ने पढ़ लेना है ताकि अच्छे तरीके से आपकी ग्रिप आ जाए। क्या IAS 41 अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे सिवाय बेयर प्लांट्स? क्या IAS 41 अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। क्या IAS 41 अप्लाई होता है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एग्रीकल्चर इन सर्टन सिचुएशंस ओनली? और कब IAS 41 अप्लाई नहीं होता? जब कॉस्ट पे हो या प्लांट क्या हो, बेयर प्लांट। फिर IAS 41 अप्लाई होता है या IAS 20? इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन सर्टन सिचुएशंस। IAS 41 डज नॉट अप्लाई हार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? हार्वेस्टेड और एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट में डिफरेंस बताएं। सेब उतारते हुए IAS 41 इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और जब उतर गया ओके फिर IAS 2। ऑब्वियसली लैंड जो एग्रीकल्चर की है वो एग्रीकल्चर की, लेकिन उस पर ये नहीं लगेगा। अच्छा, लैंड पे IAS 16 लगेगा या IAS 40? अगर लैंड में नियत कर ली हुई कैपिटल एप्रिसिएशन की, बुद्धि है ना दिन, फिर सैटरडे। ठीक है, सैटरडे जी, अभी तीसरी दफा ना आना। अच्छा, नेक्स्ट जी, बीआरआर प्लांट। आज वाले सैटरडे नहीं, अभी तो हो गया ना इस हफ्ते को। बीआरआर प्लांट के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, ये या IAS 16? IAS 16 related to agriculture activity. However, IAS 41 does apply to the produce on bearer plant. bearer plant पे जो सेब लग रहा है उस पे ये स्टैंडर्ड लगेगा। इंटेंजिबल जो एग्रीकल्चर के लिए आपने रखे हुए हैं, ऑब्वियसली अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, हजारों जानवर हैं, तो आपने कंप्यूटर हार्डवेयर भी खरीदे होंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी खरीदे होंगे, उनके सारा रिकॉर्ड भी रख रहे होंगे। तो जो इंटेंजिबल सारे के सारे हैं उन पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IAS 38। बस अब ठीक है, वेल आज टाइम ज़ाया करते हैं, 2-4 सवाल कर लें। इसके एक सवाल निकालें पूरा जिसमें इसका P&L भी हम बनाएं, बैलेंस शीट भी हम बनाएं और सब कुछ बनाएं, जनरल एंट्रीज भी करें। पेज नंबर 584 पूरी अकाउंटिंग कर लें इसकी। चलो ओके।